चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। आज आपके सामने पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज इमरान सरकार के दोगलेपन की सबसे बड़ी मिसाल का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देंगे। दरअसल ये मिसाल पाकिस्तान की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट के फैसले की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने आई है। बुधवार को लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पिछले साल जून में आतंकी सरगना हाफिज सईद के घर के बाहर बम ब्लास्ट मामले में 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। कमाल तो इस बात का है कि इस महज 7 महीने में पाकिस्तानी जांच एजेंसियों ने अपनी तफ्तीश पूरी कर इस धमाके के आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन पाकिस्तानी जांच एजेंसियां इस हकीकत को नजरअंदाज कर गई कि हाफिज सईद मुंबई में साल 2008 में हुए 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और सबसे बड़ा गुनाहगार है। 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मुंबई को इंसाफ का इंतजार है। पाकिस्तान का दोगलापन बेनकाब। सात महीने बनाम 13 साल। पाकिस्तान में गूंगे बहरों की सरकार। हाफिज पर इमरान मेहरबान। पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज इमरान सरकार आतंकी सरगना हाफिज सईद पर किस कदर मेहरबान है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल बना है हाफिज सईद के घर के बाहर बम ब्लास्ट मामले में आया फैसला। ये फैसला नजीर है कि कैसे इमरान सरकार ने हाफिज सईद को खुश करने के लिए महज 7 महीने में ही उसके घर के बाहर बम ब्लास्ट करने वाले 4 आरोपियों को न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मौत की सजा भी सुना दी। कमाल देखिए, एक आतंकी सरगना के घर के बाहर बम धमाके के मामले में पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने महज 7 महीने के अंदर अपना फैसला भी सुना दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुंबई में साल 2008 में 26/11 को हुए आतंकी हमले के गुनहगारों के मसले पर पिछले 12 साल से पाकिस्तान के हुक्मरानों की जुबान पर ताला लगा। आपके दिल में खौफ है, आपकी कंट्री में खौफ है कि ये वो टेररिस्ट हैं जो आपकी कंट्री को खा जाएंगे, इसलिए इनको जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये कहीं इंटरनेशनली कोई भी वारदात करते हैं तो उस के तरफ कहीं कोई जस्टिस मिलने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जैसा पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि ये वो जिहादी हैं, ये वो फ्रीडम फाइटर हैं हाफिज सईद, जो उनके लिए इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। दरअसल पिछले 23 जून को लाहौर के जौहर टाउन इलाके में जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद के घर के बाहर एक कार बम धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई थी। धमाके में कई घरों, दुकानों को नुकसान पहुंचा था। इसी मामले में लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट के न्यायाधीश अरशद हुसैन ने इस मामले में ईद गुल, पीटर पॉल डेविड, सज्जाद शाह, जियाउल्लाह को मौत की सजा सुनाई। आरोप के मुताबिक ये चारों तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि ईद गुल ने कार में विस्फोटक लगाया था। ये कार पीटर पॉल की थी, जबकि सज्जाद, जियाउल्लाह और आयशा ने भी धमाके को अंजाम देने में मदद की थी। पिछले ही हफ्ते पाकिस्तानी अदालत ने इस विस्फोट को अंजाम देने के सिलसिले में गिरफ्तार एक महिला आयशा बीवी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। सात महीने बनाम 12 साल। हाफिज पर इमरान मेहरबान, यानी पाकिस्तान में गूंगे बहरों की सरकार।
26/11 की साजिश पाकिस्तान में रची गई, ये बात पूरी दुनिया जानती है। 26/11 की साजिश के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में छिपे हैं, इस राज से भी पूरी दुनिया वाकिफ है। छब्बीस 11 के गुनाहगारों को पाकिस्तान की हुकूमत बचा रही है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं। पाकिस्तान फेल होता है जुडिशरी में कि अगर आप वन साइडेड सिर्फ टेररिस्ट को बचाने के लिए आप जुडिशरी का काम इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेशनली जो वो गलत काम कर रहा है उसके तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आई थिंक दिस इज अ वेरी लो। गूंगा बहरा तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है। ये तो जिसको बोलते हैं कि क्लैरिटी के साथ पहली बार जुडिशरी भी कंट्रीब्यूट कर रही है आपके टेररिज्म के अंदर। मुंबई को दहलाने की पाकिस्तान की साजिश का सबसे बड़ा सबूत 26 नवंबर 2008 की रात को ही मुंबई पुलिस ने पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। कितने दिन का ट्रेनिंग रहता है उधर? पहले 1 माह का होता है ना, जो आम जिसको दावती कहते हैं ना, जो अमीर लोगों को कराता है, जिसको सिर्फ दावत देता है। फिर जो बड़ा ट्रेनिंग है ना, जिसको बोलता है पक्का हो गया लड़का, उसको 3 माह का देता है बस। अच्छा, और बस उसके बाद तैयार को होता है, देखता है बस तैयार करके। हाँ, आज जो काम किया, हाँ, आज का काम करके बाद में क्या किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे हम लोग। कैसे? वो बोलता था कि जन्नत में जाओ। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और हुक्मरानों को ये नजर नहीं आया। आमिर अजमल कसाब तो एक आतंकवादी था, लेकिन जनरल महमूद अली दुर्रानी तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। तभी तो 26/11 मामले की तफ्तीश कर रही पाकिस्तान की बहरी जांच एजेंसियों के कानों तक जनरल साहब की आवाज पहुंच नहीं पाई। The terrorist attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. और ये खुद आतंक के आका के अल्फाज हैं, जिन्हें सुनने के बाद तो ये पक्का है कि पाकिस्तान में गूंगे बहरों का ही राज है, यानी अंधेर नगरी और चौपट राजा। और सुन, तुम बंबई अटैक को 7 साल हो गए साबित नहीं कर सके, कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। कमाल देखिए, मुंबई को आतंकी हमले से दहलाने की पाकिस्तान की साजिश को भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ही बेनकाब किया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जैसे ही 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के राज से पर्दा हटाया, तो पाकिस्तान की सियासत और सियासतदानों की जमात में भूचाल आ गया। दरअसल 14 मई 2018 को पाकिस्तान के अखबार जॉन को दिए इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने कहा था, पाकिस्तान में अभी भी आतंकी संगठन सक्रिय है कि हम उन्हें सीमा पार कर मुंबई में घुसकर 150 लोगों को मारने दे सकते हैं। क्या मुझे कोई इस बात का जवाब देगा? हम तो केस भी पूरा नहीं चलने देते। 26/11 मामले पर हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक नहीं बल्कि सैकड़ों सबूत पाकिस्तान को दे चुका है। कमाल देखिए, पाकिस्तान ने भारतीय सरकार को दिए सबूतों को दरकिनार कर 26/11 के गुनहगारों को अपने देश में खुली छूट दे रखी है। इतना ही नहीं, मुंबई के गुनहगार पाकिस्तान की सरजमी पर न सिर्फ छिपे हैं, बल्कि वहां बैठकर भारत के खिलाफ आज भी साजिशों के जाल बुन रहे हैं। पाकिस्तान के चाहे पूर्व सिक्योरिटी सलाहकार दुर्रानी साहब हों, चाहे नवाज शरीफ हों, इन सब का कहना कि मुंबई ब्लास्ट के टेरर मास्टरमाइंड्स को सज़ा मिलनी चाहिए, बट ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि आज आप गवर्नमेंट में नहीं हैं। आप भी अगर गवर्नमेंट में होते तो आप भी इमरान खान की तरह वही लाइन टो करते, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी गवर्नमेंट का सर्वाइवल
टेररिज्म पर है, आईएसआई का सर्वाइवल टेररिज्म पर है। और इस टेररिज्म को आपने अगर अपने गोद में रखकर पाला पोसा बड़ा किया है तो आप इसके खिलाफ कभी एक्शन नहीं ले पाएंगे। 26/11 के गुनहगारों की लिस्ट में हाफिज मोहम्मद सईद का नाम सबसे ऊपर है। लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और जमात-उद-दावा का मुखिया हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। आरोप के मुताबिक मुंबई को दहलाने वाले 10 आतंकवादियों ने लश्कर के टेरर कैंप में इसके लिए प्रशिक्षण लिया था, लेकिन पाकिस्तान हाफिज को न सिर्फ बचाता रहा है बल्कि उसे हर मुमकिन मदद भी देता है। शर्म की बात है कि एक वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको जुडिशरी बोला जाता है पाकिस्तान में, जिसके तरफ पूरी दुनिया देखती है कि ये कम से कम जस्टिस डिलीवर करेगा, वो नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है खौफ। हाफिज सईद का खौफ उस देश के ऊपर, टेररिज्म का खौफ उस देश के ऊपर इतना ज़्यादा है कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहा कि वो किसी भी तरह की जस्टिस को डिलीवर करे। डेविड कोलमैन हेडली पर आरोप है कि वो 2007 से 2008 के दौरान 5 बार मुंबई गया था और उन जगहों की पहचान और एक की थी जहां आतंकवादी हमले के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान किया जा सकता था। फिलहाल हेडली अमेरिका की जेल में कैद है और अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। आरोप के मुताबिक ज़कीउर रहमान लखवी 26/11 हमले का ऑपरेशनल कमांडर था। लखवी लश्कर-ए-तैयबा के बड़े नामों में गिना जाता है। लखवी को पाकिस्तान में दिसंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2015 में पाकिस्तान की अदालत ने सबूतों के अभाव में जमानत पर रिहा कर दिया था। कमाल देखिए, रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद होने के बावजूद उससे मिलने आने जाने वाले लोगों पर कोई पाबंदी नहीं थी और वो आराम से अपनी साजिशों के जाल जेल की 4 दीवारी में बुन रहा था। आरोप के मुताबिक सैयद ज़बीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल मुंबई हमलों के दौरान लश्कर के कराची कंट्रोल रूम में था और जुंदाल ने ही 10 आतंकवादियों को बंधक बनाए लोगों को मारने का फरमान सुनाया था। भारतीय जांच एजेंसियों ने उसे सऊदी अरब से गिरफ्तार किया था। मुंबई हमले का इंतजाम करने वाले लोगों में एक शेख अब्दुल ख्वाजा हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का भारत में मुखिया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने उसे श्रीलंका से गिरफ्तार किया था और जनवरी 2010 में उसे भारत लाया गया था। फिलहाल शेख अब्दुल ख्वाजा भारत की हिरासत में है। मुंबई हमले के गुनहगारों की लिस्ट में ये इकलौता ऐसा शख्स है जो कहां है, क्या कर रहा है, किस हाल में है, किसी को नहीं पता। साजिद मीर हेडली का दाहिना हाथ था और उसे आखिरी बार पाकिस्तान में देखा गया था। जावेद इकबाल 26/11 हमलों के दौरान आतंकवादियों के इस्तेमाल के लिए वीआईपी कॉलिंग प्लेटफॉर्म का इंचार्ज था। बार्सिलोना के रहने वाले इकबाल ने इन नंबरों को हासिल करने के लिए स्पेन और इटली में पैसे दिए थे। फिलहाल वो पाकिस्तान की हिरासत में है। फरवरी 2009 में गिरफ्तार हम्माद अमीन सादिक पर हमलों के लिए पैसे ट्रांसफर करने में मदद का आरोप है। उस पर अभी पाकिस्तान में मुकदमा चल रहा है और वो भी पाकिस्तान की हिरासत में है। पाकिस्तानी सेना में मेजर रह चुके अब्दुर ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ काम किया और डेविड हेडली के साथ मिलकर काम किया था। उसे 2009 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। अभी वो कहां है और किन साजिशों का ताना बाना बुन रहा है, इसकी कोई खबर नहीं है। 26/11 हमले पर पाकिस्तान पिछले 12 साल से झूठ बोलता रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को 26/11 पर सैकड़ों सबूत मुहैया करवाए, लेकिन पाकिस्तान जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती ही कर रहा है। पाकिस्तान और इमरान खान की हालत को देखकर तो यही लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की खुद अपनी कुर्सी खतरे में है,
लेकिन वो भारत के खिलाफ साजिश बुनने में लगे हैं। विदेशी कर्ज लेकर वो क्या कर रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। मुद्दे पर पाकिस्तान का पूरा विपक्ष उनके खिलाफ लामबंद हो रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तानी विपक्षी दल इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। और तो और अब तो उनकी अपनी खुद की पार्टी में भी उनके खिलाफ विरोध के सुर बुलंद होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश। कुलगाम में जैश का एक आतंकी बाबर ढेर। चार साल से घाटी में था सक्रिय। बुधवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की पहचान हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारा गया आतंकी जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखता था। उसका नाम बाबर था और वो पाकिस्तान का नागरिक था। बाबर 2018 से कश्मीर के शोपियां और कुलगाम इलाकों में सक्रिय था। आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल और 2 ग्रेनेड बरामद हुए। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बल को कुलगाम के परिवान इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तलाश एवं घेराबंदी अभियान चलाया गया। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। एनकाउंटर के दौरान कांस्टेबल रोहित शिव शहीद हो गए, जबकि सेना के 3 जवान घायल हो गए। इस एनकाउंटर में 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। आतंकवाद की बात है या ये बाबर जो आतंकी मारा गया वो पाकिस्तान का था, तो आधे से ज़्यादा तो पाकिस्तान से ही आते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा। और पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का गढ़ है और उनकी जो सरकार है, उनकी जो आर्मी है या उनकी इंटेलिजेंस है, उनका फुल टाइम काम ही है कि किस तरह से भारत के खिलाफ आतंकवाद बढ़ाया जाए। कुलगाम एनकाउंटर एक बार फिर ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान ने अभी भी घाटी में अपनी नापाक साजिश का जाल बुनना बंद नहीं किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक अभी तक उसने 14 आतंकियों का सफाया किया है, जिनमें से 7 पाकिस्तान से थे। अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान 26 जनवरी के जश्न में खलल डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी तैयारी पूरी है। लिहाजा सरहद पार से आने वाली हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 8 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके अंदर 14 दहशतगर्दों का सफाया हुआ है। इन 14 दहशतगर्दों के अंदर 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द भी शामिल हैं। हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की खुद अपनी कुर्सी खतरे में है, लेकिन वो भारत के खिलाफ साजिश बुनने में लगे हैं। विदेशी कर्ज और महंगाई के मुद्दे पर पाकिस्तान का पूरा विपक्ष उनके खिलाफ लामबंद हो रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान के विपक्षी दल इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान सरकार विरोधी विपक्षी गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के साथ 25 जनवरी को एक अहम बैठक करने वाले हैं। इसमें प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के विकल्प पर विचार किया जाएगा। ऐसे में अब पाकिस्तान में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बार इमरान अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। यदि उन्हें अपने बचे हुए कार्यकाल को पूरा करना है तो जाहिर है कि उन्हें आर्मी और आईएसआई के इशारों पर ही चलना होगा, उनके डिक्टेट्स को फॉलो करना होगा, नहीं तो उनकी कुर्सी जाना तय है। और पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसा जमहूरियत का नेता नहीं हुआ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने कि अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया हो। ऐसे में इमरान खान इस हकीकत को जानते हैं कि उन्हें आने वाले समय में यदि अपने कार्यकाल को 5 वर्षों का पूरा करना है तो उन्हें आर्मी और आईएसआई को साथ में लेकर के चलना होगा। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि इमरान की अपनी ही पार्टी में भी उनके खिलाफ विरोध के सुर
बुलंद होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक गुरुवार को एक संसदीय बैठक के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खट्टक खैबर पख्तूनख्वा में गैस की कमी को लेकर इमरान पर बुरी तरह से भड़क गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि इमरान खान को कहना पड़ा कि वो उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकती और अगर वो उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं, तो वो सरकार की जिम्मेदारी किसी और को सौंप सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खट्टक मीटिंग बीच में ही छोड़कर निकल गए। पाकिस्तान के सियासी हलकों में इस बात की चर्चा आम हो चली है कि इमरान खान अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से कोई सीक्रेट डील कर सकते हैं। इस डील के मुताबिक इमरान जनरल बाजवा का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा सकते हैं। विपक्षी दलों के द्वारा ये जो आरोप लगाया जाता है कि इमरान खान एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बिल्कुल सही दिखाई देता है। यदि जनरल कमर जावेद बाजवा का सपोर्ट इमरान खान को नहीं मिला होता, उस समय ISI DG का सपोर्ट इमरान खान को नहीं मिला होता, तो जाहिर है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद मिलना बेहद मुश्किल था। और जाहिर है कि इस यथार्थ को जानते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आने वाले समय में भी कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि कमर जावेद बाजवा इमरान खान की मजबूरी है, क्योंकि पार्टी फंड में विदेशी चंदे के घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार को कोई बचा सकता है तो वो जनरल बाजवा ही है। यानी जनरल बाजवा का साथ देने के सिवा इमरान खान के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है।